नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप अमर उजाला पर देख रहे हैं धन धना धन। आज हम बात करेंगे सोने की, आज हम बात करेंगे चांदी की। चांदी ने आज एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। चांदी के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सोने के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस चीज़ के एक्सपर्ट, सोने और चांदी के एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। अनुज जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आज जो चांदी का रेट पहुंच गया है वो करीब 1,15,000 के आसपास पहुंच गया है, तो चांदी कितना सेफ है निवेश के लिए? देखिए, आज चांदी ने करीबन 1,15,136 का हाई बनाया है। अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन मार्केट में लाइफ टाइम हाई है और हम पिछले 2-3 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि ये रेगुलरली नया हाई बनाते हुए दिख रही है। जबकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर का भाव अभी करीबन, अगर हम देखें तो करीबन $39 के आसपास चल रहा है, जो कि करीबन 13 साल का हाई है। लास्ट जो हाई बनाया था 2012 में बनाया था और उसके बाद ये रेट आप आज आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि 2011 में हमने देखा था कि करीबन $49 का हाई बनाया था, जो कि अभी लगना बाकी है। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि जो सिल्वर की डिमांड बढ़ने की वजह से और कहीं ना कहीं सेफ हेवन की वजह से हमने यहाँ पर एक रैली बनती हुई देखी है। तो अगर आप देखेंगे तो आज सिल्वर ने डोमेस्टिक मार्केट में हाई बनाया है, क्योंकि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी का माहौल रहा है उसके चलते हमने देखा है कि सभी जो आपके प्रीशियस मेटल्स है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, सभी में तेजी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि ये जो आज महंगाई का दौर है, तो क्या चांदी जो है वो गोल्ड से बेहतर निवेश का माध्यम बन चुकी है, ऐसा मान मान लिया जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल अगर आप प्राइस वाइज देखेंगे तो गोल्ड ऑलरेडी अपने हाईज बना चुका है और वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया, जबकि सिल्वर ने अभी तक अपना इंटरनेशनल मार्केट में हाई ब्रेक नहीं किया है। तो अगर आप बात करेंगे तो हमने देखा है कि सिल्वर ऑलमोस्ट 29% से ज्यादा के रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है, जबकि गोल्ड में अभी करीबन 27 से 28%। तो ऑलरेडी सिल्वर ने गोल्ड के प्राइस को ब्रीच कर दिया है। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिल्वर की जो डिमांड है एज कंपेयर गोल्ड, क्योंकि गोल्ड महंगा होने की वजह से अब सिल्वर की जो ज्वेलरी है या जो यूसेज है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट हमने देखा है कि जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन या टैरिफ टेंशन हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सेफ हेवन डिमांड के तौर पे हमने गोल्ड सिल्वर की तेजी बनती हुई देखी है। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि जो सिल्वर की डिमांड पर्सपेक्टिव है उसकी वजह से सिल्वर के भावों में तेजी कंटिन्यू होती हुई दिखी है। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल और अनुज जी कि चांदी को अब मिडिल क्लास गोल्ड कहा जा रहा है, तो केवल महंगाई और शॉर्टेज की वजह से दाम बढ़ रहे हैं चांदी के, या कुछ इसके पीछे और भी वजह हो सकती है? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो शॉर्टेज तो है ही, साथ में जो महंगाई की वजह से खरीदारी होती है वो है यहाँ पे। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण जो है वो ये है कि सिल्वर की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। हमने देखा है कि सोलर पैनल्स में, मोबाइल फोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में सिल्वर की डिमांड बढ़ी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के भाव बढ़ने की वजह से गोल्ड की ज्वेलरी की डिमांड कम हुई है। हमने देखा है कि अब गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो 9, 10, 12 कैरेट में मिलने लगी है, तो उसमें कहीं ना कहीं सिल्वर भी मिलावट होती है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर की भी डिमांड एज ए ज्वेलरी जो है एज कंपेयर गोल्ड के बढ़ी है। और आप देख रहे हैं कि सामने अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, रक्षाबंधन है, देन जन्माष्टमी है, तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जहाँ पे सिल्वर का यूसेज बहुत होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिमांड पर्सपेक्टिव, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो ज्वेलरी डिमांड हो, सभी की में एक अच्छी खासी डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से सिल्वर के भाव को सपोर्ट। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि चांदी की जो मैंडेटरी खरीदारी है, जैसे त्योहार है, निवेश है, इस बढ़ोतरी को, इस महंगाई को चांदी की क्या वो सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि सिल्वर की जो डिमांड है वो पहले ज्वेलरी में होती थी, मगर अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये गोल्ड की जगह लेने लगी है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़ने की वजह से वो एक मिडिल क्लास की जेब से बाहर होता हुआ दिखा है। इसकी वजह से सिल्वर अभी भी अट्रैक्टिव लग रही है और हम देख रहे हैं कि सिल्वर गोल्ड की जो ज्वेलरी है वो अब कम कैरेट में बन रही है। तो कम कैरेट में बनने की वजह से सिल्वर का यूसेज वहां पर बढ़ गया है, तो ज्वेलरी फॉर्मेशन में भी सिल्वर की डिमांड बढ़ी है। इवन अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्योंकि हमने देखा कि काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की डिमांड बढ़ी है, तो उसमें भी सिल्वर काफी यूज होता है। मोबाइल फोन्स में सिल्वर यूज होता है, सोलर पैनल्स में सिल्वर यूज होता है, जो कि हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर काफी यूज होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब ने मैक्सिको में भी टैरिफ लगाए हैं, और उस टैरिफ में, क्योंकि मैक्सिको जो है एक बड़ा
प्रोड्यूसर है सिल्वर का, तो मैक्सिमम टैरिफ लगने की वजह से भी कहीं ना कहीं सिल्वर के भावों को सपोर्ट मिला है। तो हमें लगता है कि अभी जो सिल्वर का ट्रेंड चल रहा है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, डिमांड की वजह से, ज्वेलरी फॉर्मेशन की वजह से और टैरिफ की वजह से भी सिल्वर को सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। जी। इस वक्त मार्केट में सोने के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण आपको लगता है? देखिए, गोल्ड में डेफिनेटली गोल्ड क्योंकि प्योरली एक हेज है अगेन अनसर्टेनिटी और हेज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो वो यहाँ पर देखने को मिला है। हमने देखा कि यूएस के डेटा काफी खराब आते हुए दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से गोल्ड के भावों को सपोर्ट मिला था। साथ में आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स काफी करेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से एक डिमांड जो है, इन्वेस्टमेंट डिमांड, वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो करीबन पिछले 5 सालों में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो ईरान इसराइल वॉर हो, इवन अगर आप देखेंगे तो अभी नया दोबारा से सैंक्शंस को लेकर है, यूएस रशिया ईरान में जो सैंक्शंस लग रहे हैं वो काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन सैंक्शंस की वजह से, टैरिफ की वजह से, वॉर की वजह से एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, एक अनसर्टेनिटी उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो बाकी असेट क्लास से निकलकर गोल्ड में आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइंस में भी अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पे गोल्ड में यहाँ पर देखने को मिली है डिमांड, और उसका असर भावों पर रहा है। इवन अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से, अगर आप 4 या 5 सालों की बात करेंगे, तो सेंट्रल बैंक्स ने काफी हद तक गोल्ड परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो वहां से भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आप ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव में बात करें तो मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो डिमांड की वजह से सपोर्ट में आते हुए दिखे हैं। बिल्कुल। एक बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा हुआ सवाल, आम आदमी की भाषा में सवाल, ये सोने और चांदी में निवेश करने का सही वक्त है या अभी इंतजार करना चाहिए? देखिए, गोल्ड में हम हमेशा ये कहते हैं कि गोल्ड में एक मुश्त आप अमाउंट ना डालें। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है, मगर ये एक प्रोसेस इन्वेस्टमेंट है। मींस आप एक प्रोसेस बना के इन्वेस्टमेंट करें। मींस अगर किसी को गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो करंट रेट से ले सकते हैं, बट एक प्रोसेस बनाएं कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट करना है, जैसे कि एसआईपी के फॉर्म में, या आप 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, ऐसे करके आप हर महीने कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट करते चले। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने करीबन 10 से 12% कंपाउंड रिटर्न के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बना के चलते हैं और एक एसआईपी के फॉर्म में, एक कंपाउंडिंग के फॉर्म में अगर आप गोल्ड सिल्वर का एक्यूमुलेट करते हैं, हर लेवल पे एक्यूमुलेट करते हैं, तो डेफिनेटली हमें लगता है कि लंबी अवधि में गोल्ड के भावों में अगेन आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल ये मेरा कि गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, कई तरीके का जो ऑप्शंस हैं वो लोगों के पास मौजूद हैं, तो किसमें पैसा लगाना समझदारी आप मानते हैं और क्यों? देखिए, ये जो इसकी फॉर्मेशंस हैं या जो अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट डिमांड यूसेज के ऊपर है। अगर किसी को फिजिकल गोल्ड लेना है तो फिजिकल गोल्ड ले सकता है, ज्वेलरी लेनी है तो फिजिकल गोल्ड में आ सकता है, उसको अगर फिजिकल रखने का शौक है तो वो फिजिकल गोल्ड ले सकता है। बट हाँ, अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करने के लिए एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर कोई ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग का प्लेयर है या ट्रेडर है जो इक्विटी में ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, जो इक्विटी में शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, या जो इक्विटी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए एक्सचेंज अवेलेबल है जहां पर आप मार्जिन देकर फ्यूचर ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट की बात है, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो डिजिटल गोल्ड है जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ गोल्ड ईटीएफ, जो कि बहुत बड़ा काफी वर्चस्व रहा है, और हमने पिछले 5-6 सालों में देखा है कि यहाँ पर एयूएम में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको आप अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं और उसको बाद में सेल कर सकते हैं, उसको अपने गिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी तरीके हैं गोल्ड के, सबकी अपनी अपनी यूएसपी है। फिजिकल गोल्ड के लिए फिजिकल गोल्ड अवेलेबल है, ट्रेडिंग करने के लिए एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड ईटीएफ अवेलेबल है जिसको डीमैट में रख सकते हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट है तो फिजिकल में लें, और अगर डिजिटली रिक्वायरमेंट है तो डिजिटल ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है। अब थोड़ा सा एक सवाल जो लोग जानना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, कि सोने और चांदी के जो दाम हैं वो किस किस फैक्टर पर निर्भर करते हैं? क्या डॉलर या तेल की कीमतें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं या कोई और फैक्टर भी होता है? देखिए, गोल्ड के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो जिम्मेदार होते हैं। अगर हम बात करें तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्रूड के प्राइसेस जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि अगर क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और उस इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से गोल्ड में अगेन खरीदारी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन, कहीं पर भी वॉर होता है, जैसे हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर जो करीबन पिछले 5 सालों से लगातार चल रहा है। उसके बाद देखें तो ईरान इसराइल का वॉर, फिर हमने इंडिया पाकिस्तान का वॉर देखा, फिर हम देख रहे हैं अब सैंक्शंस लग रहे हैं।
तो वो काफी जिम्मेदार होते हैं। उसके साथ साथ करेंसी की वीकनेस, डी डॉलराइजेशन जिसको हम बोलते हैं, कि अगर डॉलर में वीक होगा तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वो भी यहाँ पर हमने देखा। गोल्ड का भाव अगर आप देखेंगे तो 13 महीने के लोअर लेवल पे चल रहा है डॉलर का भाव, तो उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड के भावों को सपोर्ट मिला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक से खरीदारी, जो कि हमने देखा है कि सभी सेंट्रल बैंक, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अदर एशियन कंट्रीज हो, चाहे चाइना हो, सभी ने भरपूर गोल्ड के जो परचेजिंग है वो अपने सेंट्रल बैंक्स ने करी है। तो वो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो रिटेल डिमांड या गोल्ड ईटीएफ की डिमांड, हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में गोल्ड ईटीएफ की डिमांड, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पर हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, सभी में इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं डिमांड फैक्टर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, सभी का जो इफेक्ट है वो गोल्ड पर आता हुआ दिखता है। और अगर हम बात करें कहीं ना कहीं, तो कभी भी अनसर्टेनिटी होगी, किसी भी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होगी, तो गोल्ड के भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो ये फैक्टर है जो गोल्ड को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, वॉर सिचुएशन हो गई, डी डॉलराइजेशन हो गया, और उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक की खरीदारी हो गई। ये सब फैक्टर हैं जो गोल्ड को प्रभावित करते हैं। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल और है मेरा कि अमेरिका में ब्याज दरों का सोने या चांदी की कीमतों से क्या रिश्ता होता है, खासतौर पर सोने की कीमतों से, गोल्ड की कीमतों से? देखिए, ब्याज की जो दर होती है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है गोल्ड और सिल्वर को, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हम किसी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ते या घटते देखते हैं, तो उसकी करेंसी डिवैल्यूएट होती है या एप्रिशिएट होती है या डेप्रिशिएट होती है। तो लेट्स से अगर हम बात करें यूएस के अंदर, तो जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले करीबन 5-6 सालों में यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, और अभी पिछले 1 या 2 साल से इंटरेस्ट रेट कट होने स्टार्ट हुए हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जनरली इन्वेस्टमेंट जो है वो मनी मार्केट की तरफ शिफ्ट होता है या बैंक्स के अंदर पैसा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए नेगेटिव होता है, क्योंकि लोग पैसा निकाल के बैंक से पैसा डालते हैं, क्योंकि वहां पर उनको हायर इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग बैंक से पैसा निकाल के या मनी मार्केट से पैसा निकाल के ऐसी एसेट क्लास में पैसा लगाते हैं जहां पर उनको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। तो ये एक एडवर्स रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट का और गोल्ड का। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो गोल्ड का भाव नीचे आने के चांसेस होते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो फिर गोल्ड के भावों को सपोर्ट मिलता है। तो अगर हमें गोल्ड के इंटरेस्ट रेट के प्राइसेस को या इंटरेस्ट रेट को चेक करना है कि गोल्ड में कैसा इवैल्यूएट होगा, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो फिर गोल्ड का भाव बढ़ेगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अभी करंटली फेडरल रिजर्व ने बोला है कि वो इस साल 2 बार इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो फिर गोल्ड को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। जी। अच्छा, एक चीज़ हमने ये देखी कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं वो काफ़ी मात्रा में इस वक्त गोल्ड खरीद रहे हैं। चीन भी बहुत सारा गोल्ड लगातार खरीद रहा है। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि भारत में गोल्ड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है, क्योंकि देखिए गोल्ड हर कोई रखता है अपने पास, क्योंकि एक सिंपल सा इसका रीजन है कि जब भी किसी के पास गोल्ड होता है तो उसको इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो अपना फॉरेक्स रिजर्व या तो डॉलर में रखती हैं या फिर गोल्ड में रखती हैं। मगर हाँ, डी डॉलराइजेशन की वजह से अब वो अपना धीरे धीरे जो अमाउंट है, जो फॉरेक्स रिजर्व है, वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रही है, क्योंकि गोल्ड में रखने से एक तो वैल्यू एप्रिसिएशन है, प्लस जो आप अगर बाहर से लोन भी लेते हैं तो वो भी इजीली मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो धीरे धीरे अपनी सुगमता बढ़ा रहे हैं और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे गोल्ड की तरफ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि गोल्ड के प्राइसेस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि जब भी, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, जब भी उन्हें लगता है कि उनकी बाकी असेट क्लास या बाकी इन्वेस्टमेंट्स में नुकसान हो रहा है, तो वो अपनी जो अमाउंट है उसको गोल्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिससे कि उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो। तो गोल्ड जी। जो है एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर सेंट्रल बैंक्स हो। तो हमने देखा है कि सेंट्रल बैंक्स ने अपने पोर्टफोलियो को गोल्ड की तरफ काफी डाइवर्सिफाई किया है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। जी। अच्छा अनुज जी, एक चीज़ ये कि भारतीय बाजार में जो गोल्ड का रेट है वो हम देखते हैं रोज़ाना ऊपर नीचे जाता है। तो लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि ये जो बदलाव है, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से होता है या इसका सिस्टम क्या है? क्यों लगातार ऊपर नीचे रोज़ाना होता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा होता है? देखिए, गोल्ड एक ग्लोबल करेंसी है, राइट? तो मुझे लगता है कि जो ग्लोबल करेंसी होती है उसमें पूरे ग्लोबल जो फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं। तो गोल्ड के प्राइस जो ऊपर नीचे होते हैं उसका मेन रीजन क्या है कि ग्लोबल के अंदर कुछ भी होगा तो गोल्ड के प्राइस ऊपर नीचे होंगे। हमने देखा है कि गोल्ड के प्राइस में काफी हाई फ्लक्चुएशन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से करंट सिचुएशन चल रही है, जैसे कि हमने कल रात को भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मैक्सिको के ऊपर और बाकी नेशंस के ऊपर कुछ टैरिफ लगाए, 30% टैरिफ लगाए हैं। तो उसके तुरंत बाद लगाने के बाद गोल्ड के प्राइस ऊपर भागते हुए नजर आए।
तो कहीं ना कहीं जब भी अनसर्टेनिटी का माहौल होगा तो तुरंत गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। और हमने देखा है कि अगर गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं जो जो भी रीजन होते हैं, चाहे वो किसी भी ग्लोबल में हो, चाहे किसी भी इकोनॉमी में हो, वो डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। तो जब भी पूरे ग्लोबल में कुछ भी इंपैक्ट होगा, चाहे वो वॉर होगी, चाहे वो अनसर्टेनिटी होगी, या इन्फ्लेशन होगा, या डिफ्लेशन होगा, या करेंसी डिवेल्युएट होगी, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट गोल्ड पे पड़ेगा। तो जो गोल्ड की मोमेंटम है ये पूरे ग्लोब में है, एक पर्टिकुलर इकोनॉमी से नहीं है, ये पूरे ग्लोब के फैक्टर को फैक्टर इन करता है। तो अगर पूरे ग्लोब में कुछ भी अनसर्टेनिटी होगी तो गोल्ड का भाव ऊपर नीचे होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो भाव ऊपर नीचे होता है, इसमें क्या भारत में आरबीआई या भारत सरकार का कोई रोल होता है? ये कभी क्या ये जो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं, तो हमने देखा जैसे राशन पर सरकार कंट्रोल लगाती है कि इससे ज़्यादा रेट नहीं होना चाहिए सब्जी का या दाल चावल वगैरह का। क्या कभी गोल्ड या सिल्वर के रेट पर कोई सरकार ऐसा करने की कोशिश करती है या कर सकती है? देखिए, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि गोल्ड एक लग्जरी प्रोडक्ट है और जिनके पास पैसा होता है वो गोल्ड और सिल्वर को बाय करते हैं। तो गोल्ड सिल्वर कोई ऐसा रेगुलर आइटम नहीं है, या अगर हम बोले तो कि बेस आइटम नहीं है, या लिविंग के लिए एक आइटम नहीं है जो कि आदमी को रिक्वायरमेंट हुई तभी आदमी खरीदता है जब उसकी जेब में पैसा होता है। तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार कोई ऐसा रेगुलेशंस लेकर आएगी या कोई ऐसी बॉडी क्रिएट करेगी जिससे गोल्ड सिल्वर के प्राइस रेगुलेट हो, क्योंकि ये बिल्कुल। ग्लोबल प्रोडक्ट है और ये सेंट्रल बैंक्स भी इसको होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा तो कुछ नहीं आने वाला है। बट हाँ, हमने ये जरूर देखा है कि फिजिकल मार्केट में कई बार जो ज्वेलर होते हैं वो गड़बड़ी करते हैं। तो उसके लिए सरकार HUID या हॉलमार्क जैसे स्टेप लेकर आई है। साथ में सरकार ने ये भी कहा है कि जो 2 लाख से ऊपर की गोल्ड लेगा उसको पैन कार्ड दिखाना चाहिए। तो ये रेगुलेशन फ्रंट पे है या इनकम टैक्स के फ्रंट पे है। बट गोल्ड के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं है। जी। अच्छा, सरकार हर साल गोल्ड बॉन्ड निकालती है, तो ये आम आदमी के लिए फायदे का सौदा होता है? देखिए, मैं ये अपडेट करना चाहूंगा कि सरकार ने अभी जो गोल्ड बॉन्ड है वो अभी डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। 2016 में ये स्कीम आई थी और 2025 में डिसकंटिन्यू हो गई है। तो अभी कोई भी ऐसा मौका नहीं है जहाँ पे सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च कर रही है। अभी जिनके पास ऑलरेडी है वही इसमें है। नई जो स्कीम है अभी सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, बेसिकली जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड थी वो आरबीआई गवर्न थी। तो अभी तक कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं दिख रहा है कि कोई नई स्कीम यहाँ पे लॉन्च होती हुई दिखाई दे। अच्छा, अनुज जी, एक सवाल ये कि जब इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड नीचे होता है, तब इंडिया में अमूमन देखा जाता है कि सस्ता नहीं होता है सोना, तो इसके पीछे की क्या वजह है? तो देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड नीचे है तो डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया के अंदर जो गोल्ड का प्राइस कोट होता है वो रुपी डॉलर की वजह से है। अगर रुपी डॉलर का प्राइस जो आ रहा है मल्टीप्लाई, अगर आप उसको जो इंटरनेशनल मार्केट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डोमेस्टिक मार्केट का रेट मिलेगा। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव नीचे है तो उसको अगर आप फैक्टर इन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे रुपी से, तो उसकी जो कोटेशन है वो इंडिया में लो आएगी। तो इसलिए हम देखते हैं जब भी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव ऊपर जाता है तो आपको डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड का भाव ऊपर दिखता है। जब डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव नीचे आता है तो फिर आपको डोमेस्टिक मार्केट में उसका भाव नीचे दिखता है। तो ये टोटली कैलकुलेशन है जिसमें रुपी डॉलर की जो डॉलर की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होती है इंटरनेशनल गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस से। जी। हम देखते हैं अक्सर शादी के सीज़न में भी गोल्ड महंगा हो जाता है, तो उस दौरान हम ये मान के चलें कि डिमांड की वजह से ऐसा होता है कि डिमांड चूंकि ज़्यादा होती है इस वजह से गोल्ड महंगा हो जाता है। देखिए, गोल्ड अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का। और जनरली हम देखते हैं कि चाहे जो भी फेस्टिवल हो, चाहे मैरिज सीजन हो या कोई गिफ्टिंग पर्पस हो, सभी में गोल्ड सिल्वर का काफी हद तक यूज होता है। तो अगर आप गोल्ड की बात करेंगे, सिल्वर की बात करेंगे शादी के टाइम में, तो हम देखते हैं कि ज्वेलरी फॉर्मेशन में काफी हद तक गोल्ड सिल्वर का यूज होता है। तो हम देखते हैं कि जब भी शादी के सीजन आते हैं, जब भी फेस्टिवल का सीजन आता है, तो वहां पर गोल्ड सिल्वर के प्राइस को सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो फिजिकल डिमांड है वो ज्वेलरी के फॉर्म में काफी हद तक गोल्ड और सिल्वर के लिए सपोर्टिव होती है। और जब भी मैरिज सीजन आता है या फेस्टिवल सीजन आता है या कई बार जो छोटे मोटे सेलिब्रेशन आते हैं, वहां पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। जी। अच्छा, सोने चांदी की जो ज्वेलरी है इसको खरीदना निवेश माना जाए या खर्च माना जाए? देखिए, ज्वेलरी को तो मैं खर्च मानता हूँ। देखिए, सबका अपना पर्सनल व्यू है। यहाँ पर मैं ज्वेलरी को खर्च मानता हूँ क्योंकि ज्वेलरी बेची नहीं जाती है। मुझे लगता है कि जो भी निवेशक है उनको ज्वेलरी उतनी ही लेनी चाहिए जितना उनको यूसेज हो। क्योंकि ज्वेलरी इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो वो बेच के ज्वेलरी जो है वो बिकती नहीं है। अगर किसी को गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है
तो वो रो गोल्ड ले सकते हैं या गोल्ड के बिस्किट से कटवा के ले सकते हैं। बट अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि वो यूसेज के लिए है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर आप कभी ज्वेलरी को किसी भी ज्वेलर के पास लेके जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कुछ कटौती वो काट लेते हैं। तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, ये एक खर्च है। बट हाँ, ज्वेलरी को आप उतना ही लें जितना आपको यूज करना है, और आपको अगर कोई यूज ज्वेलरी लेनी है तो आप पुराने ज्वेलरी को देकर नई ज्वेलरी बनवा सकते हैं। जी। आजकल एक लोगों के बीच में एक अक्सर सवाल होता है कि सोना अब अमीरों की चीज़ बन गया, मिडिल क्लास अब सोने की केवल फोटो ही देख सकता है। तो सोना आम आदमी की पहुंच में अब क्यों नहीं रहा? और अब धीरे धीरे जो जैसा हम बात कर रहे थे शुरू में, चांदी की भी यही स्थिति होती जा रही है। देखिए, गोल्ड कॉस्टली हो गया है, इस वजह से वो जेब से बाहर हो गया। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो चांदी का भाव 1,15,000 पर केजी है, और गोल्ड का भाव आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 98,000 के हिसाब से है। तो मीन्स अगर आप इसको पर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 98 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से है। तो प्राइस बढ़ने की वजह से ये आम लोगों की जेब से बाहर हो गया। मगर इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट के अंदर है, पहले 22 कैरेट की ज्वेलरी चलती थी, 20 कैरेट की ज्वेलरी चलती थी, बट अगर आप देखेंगे तो अब 9 कैरेट की, 12 कैरेट की, 14 कैरेट की ज्वेलरी ऐसी भी चलने लगी है। तो कम कैरेट की ज्वेलरी आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि वो जेब से बाहर हो गया, बट हाँ, जो उसके कैरेट्स हैं, जो उसकी प्योरिटी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से गोल्ड, आप कम कैरेट का भी गोल्ड परचेज कर सकते हैं। मगर हाँ, जो सबसे बड़ा रीजन है लोगों की जेब से बाहर होने का, वो उसके प्राइसेस हैं, जो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास आते हुए दिखे हैं। जी। अच्छा देखिए, हर शादी से पहले सोना महंगा है, मंदी तो सोना महंगा है, तो सोना सस्ता कब होगा? हम देख रहे हैं सोना लगातार ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, सोना सस्ता होगा? देखिए, बहुत आपने क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, और मेरे ख्याल से सब लोग देख भी रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस में कोई बड़ी गिरावट हमने अभी तक नहीं देखी है। जो भी गिरावट आती है वो वहां पे एक अच्छी एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले करीबन 5-6 सालों से गोल्ड के प्राइसेस में रेगुलर तेजी है। कोविड के बाद हमने एक अच्छी रैली यहाँ बनती हुई देखी, जो कि अभी भी कंटिन्यू है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साल अभी तक गोल्ड के प्राइस करीबन 27% बढ़ चुके हैं, और आगे भी लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस में एप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा। तो कोई बड़ी गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, अगर बाई चांस कोई गिरावट आती है तो वहां पर फिर आपको अगेन एक्यूमुलेशन होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी गोल्ड में कोई गिरावट आती है तो वहां पर बायर्स या खरीदार या जो गोल्ड को चाहने वाले लोग हैं, वो मार्केट में गोल्ड को परचेज करना चालू कर देते हैं। जी, देखिए कई एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि जो गोल्ड है उसको सेफ हेवन माना जाता है। आम आदमी इसको एक्सपेंसिव मानता है, तो गोल्ड जो सेफ हेवन है वो क्या केवल अमीरों के लिए है? देखिए, ऐसा नहीं है। गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट आया है जिसको कोई भी परचेज कर सकता है। मीन्स अगर आपकी जेब में 100 रुपए भी हैं, तब भी आप गोल्ड ईटीएफ की यूनिट्स को परचेज कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि गोल्ड ईटीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जिसको हर कोई आदमी परचेज कर सकता है। और आप लेट्स से प्राइस देखेंगे गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ का, तो ये बिलो 100 ही चल रहा है अभी भी। तो अगर आपको एक यूनिट बाय करना है गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ का, आप 100 रुपीज से बाय कर सकते हैं। इसकी खूबसूरती क्या है कि इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल फिजिकल गोल्ड से चलता है। मीन्स अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं ले पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको गोल्ड की डिमांड 2 साल बाद है, तो आप अभी से गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर बाद में जाकर उसकी फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं उसको बेच के। या फिर आप एमसीएक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको लगता है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, और जनरली हम देखते हैं उतार चढ़ाव का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, या अगर आप बुलियंस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, या अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, और जो भी उतार चढ़ाव है उसका फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। तो फिजिकल में अगर किसी जेब से बाहर हो गया तो वो गोल्ड ईटीएफ के फॉर्म में अपनी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, और एक जब भी उनको यूसेज हो तो वो गोल्ड ईटीएफ बेचकर वो अमाउंट को आप फिजिकल गोल्ड में परचेज कर सकते हैं। जी। चलिए बिल्कुल, अब एक आखिरी सवाल कि गोल्ड की कीमतें क्या सेंटिमेंट से तय होती हैं? क्योंकि हम हर हफ्ते देखते हैं एक नई थ्योरी, कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी यहाँ युद्ध, कभी वहाँ युद्ध। तो क्या ये जो सोने का रेट है ये मूड से चल रहा होता है? देखिए, गोल्ड के प्राइस के पीछे बहुत सारी धारणाएं हैं, जिसमें एक सेंटीमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेस्टिवल सीजन है, तो वो एक सेंटीमेंट है, इमोशनल है। अगर हम बात करें तो मैरिज सीजन, वो भी एक सेंटीमेंट है, इमोशनल है। बट उसके साथ साथ देखिए, ये फैक्टर तो है ही, सेंटीमेंट के थ्रू भी प्राइस चलते हैं, इमोशन के थ्रू भी प्राइस चलते हैं। बट हाँ, इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स जैसे हमने डिस्कस भी किए हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, डी डॉलराइजेशन है, टैरिफ है, अनसर्टेनिटी है, वॉर है, रूपी डॉलर करेंसी में वीकनेस है, और सेंट्रल बैंक की खरीदारी है। ये सब चीजें हैं, ये सारे फैक्टर भी यहाँ पे फैक्टर ही होते हैं, ये सब फैक्टर भी यूज होते हैं। तो
डेफिनेटली सेंटिमेंट जो है वो भी यहाँ पे रोल प्ले करते हैं और जो टेक्निकल फैक्टर है वो भी यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें, मार्केट के रिस्क को समझें और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें। इसमें जो भी हमने डिस्कस किया है इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी आपने उपलब्ध कराई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भी दर्शक इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं कि हमारा ये शो उन्हें कैसा लगा। ज़रूर हमें ये बताएं कि इस शो में वो और आगे क्या देखना चाहते हैं, क्या जो उनके सवाल हैं सोने और चांदी से जुड़े वो भी लिख भेजिए। अगले एपिसोड में उनके भी हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।